बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं मौर्य काल के। इसी के साथ साथ अगर हमें समय मिलता है तो हम मौर्योत्तर काल भी स्टार्ट कर देंगे। तो फाइनली 3 से 4 वीडियो होने के बाद आज हमारा मौर्य काल कंप्लीट होने वाला है। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया, और आप अपने आप पर एक प्राउड फील करिए, क्योंकि जो भी बच्चा रेगुलरली जुड़कर इन वीडियो को देख रहा है वो उन बच्चों को पीछे छोड़ रहा है जिन्होंने अभी तक तैयारी भी नहीं शुरू करी है और जो नोटिफिकेशन का ही अभी इंतजार कर रहे हैं। एक बच्चा वो है जो नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम की तैयारी शुरू करेगा, और आप वो है जो पहले से पढ़ रहे हैं, और केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप लोग शॉर्ट नोट्स सिनॉप्सिस भी बनाते चल रहे हैं। और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि हिस्ट्री जैसा बड़ा टॉपिक कर लेना और उसमें से एक भी गलती ना करके आना। और मैं आपको ये चीज़ इंश्योर कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे जो नोट्स है, जो मैंने नए भारतवर्ष वेद इनके बनाऊंगी उससे पढ़ लिया, साथ ही साथ आपने इस घटना चक्र को अच्छे से कर लिया, और कुछ टॉपिक जो मैं आकार आईएएस की बुक से आपको कहूंगी, जैसे मैंने मौर्योत्तर काल का आपको कहा कि आप एक बार उसे जरूर देखिएगा, जिसमें जिसमें भी वो गणाध्यक्ष और ये अध्यक्ष वाले जो 28 अध्यक्ष हैं उनको आपको वहां से आकार आईएएस की नोट से पढ़ना है। मैं टेलीग्राम चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो है नोट्स डाल रही हूँ, तो आपको वहां से वो चीज पढ़नी है। अगर आप ये बात मेरी मान रहे हैं, आप विश्वास करके चलिए कि एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देर किए हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो ये देखिए, ये वाला जो प्रश्न है 116, ये आपने नहीं पढ़ा है, हमने पहले नहीं पढ़ के आए, तो अभी हम पढ़ लेते हैं। तो तलार, इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। तो तलार यानी रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, मतलब जो रात में सुरक्षा करते हैं ना, उनका अधिकारी तलार कहलाता है। इसके बाद में पट्टकोल कौन है? पट्टकोल है ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी। मतलब पट्टकोल क्या करेगा? गांव में कर वसूल करेगा। इसी के साथ साधिपति, साधिपति वो होगा जो चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होगा। आपको ये अपने सिनॉप्सिस में लिखना है कि साधिपति यानी जो चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता है। बलादीप यानी चुंगी का सुरक्षक। ठीक है, तो चलिए ये वाली चीज आपको सिनॉप्सिस में लिखनी है। हम लोग पहले नहीं पढ़ के आए हैं, तो ये सिनॉप्सिस में लिखना अनिवार्य हो जाता है। देखिए एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ। तलार यानी रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल यानी ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी, सहसाधिपति यानी चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, बलादीप यानी चुंगी का सुरक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो हमने कौन सा पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है तक्षशिला। नालंदा नहीं लगाएगा कोई भी, नालंदा इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि नालंदा का विकास गुप्त काल में जाकर हुआ है। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ा रहा। ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन करूंगी कि ऐसे कौन से 2 राजा थे जो मौर्य वंश से रिलेटेड थे और बौद्ध धर्म को अपनाया जिन लोगों ने, उन दोनों दादा पोतों का नाम मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से थे? हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। एक तो कंठक शोधन, दूसरा धर्मस्थनीय। ठीक है, धर्मस्थनीय यानी धर्म दीवानी, धर्म में कौन हो जाता है? दीवाना हो जाए व्यक्ति। और कंटक शोधन यानी कौन सा? बताइए, फौजदारी न्यायालय। ठीक है, तो 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ऐसे कौन से व्यक्ति हुआ करते थे जो इतिहास के वृत्तांतों को कंठस्थ कर लेते थे? तो उसका उत्तर आ जाएगा मागध। ये चीज भी हम पहले नहीं पढ़ के आए हैं। आईएएस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, इस चीज को अपने सिनॉप्सिस में एड ऑन करना है। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो ऐसा कौन लोग थे जिन्होंने स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से तो ये संचालन की व्यवस्था करी थी? द्रविड़ जो व्यक्ति थे, द्रविड़ जो लोग थे, चोल जो थे। अब यहाँ पे क्या होगा? आपने मौर्य कर दिया होगा कितना कि हम मैम हम तो मौर्य पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्तर मौर्य होगा। नहीं, इसका उत्तर चोल है। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात जो द्रविड़ है, चोलों ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें
पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो हम पढ़ के आए हैं कि अर्थशास्त्र में ये अनुमति दी गई है कि अगर पति विदेश चला जाता है और पति के शरीर में कोई भी कमी होती है और पत्नी को लगता है कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ या फिर जो भी कारण हो, तो वो अपने पति को छोड़ सकती है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित किया गया है? तो हम सभी को पता है मनुस्मृति, इसलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि, ये लिख लीजिएगा, आपने नहीं पढ़ा है हमने पहले तो आपने नहीं लिखा होगा सिनोप्सिस में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर जिसको कहा जाता है, पुनर्विवाह तो कर सकता है, लेकिन अगर विधवा, जिस स्त्री का पति मर गया हो, वो विडो है और वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो ये व्रात्य क्षत्रियों का स्तर हमने कल पढ़ा था और हमने सिनॉप्सिस में भी ऐड किया था। निम्नलिखित व्यक्ति में भारत में किसी न किसी समय आए। तो ये कौन कौन, इनका जो क्रम है वो हमको बताइए। तो फायन किसके समय आया था और मेगास्थनीज किसके समय आया था, इत्सिंग और हेनसांग किसके समय आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। हम आगे पढ़ लेते हैं कि कौन किसके उसमें आया था। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो सबसे पहले कौन आया हमारा? मेगास्थनीज भैया आया। ठीक है, फिर कौन आया हमारा? जो है फायन भैया है। फायन भैया हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आएंगे। ये सारे सबको पता है। और ये फायन वही व्यक्ति है, हमने एमपी जीके जब पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि फायन वो व्यक्ति है जिसने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे बेहतर जलवायु कहा है। सबसे बेस्ट जलवायु मालवा की क्यों है, ये भी हम लोगों ने कल जलवायु पढ़ा तो देखा था कि यहाँ तो ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी लगती है, और टेम्परेट क्लाइमेट होने के कारण, एक अच्छा वातावरण होने के कारण यहाँ पे सारी चीजें बेस्ट है। मतलब यहाँ पर आप आईआईटी देख लीजिए, आप आईआईएम देख लीजिए, आप एम्स देख लीजिए, हर चीज में ये क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित है। फिर उसके बाद में चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय आता है, और इत्सिंग जो है वो तो 7वीं सदी में भारतीय यात्री चीनी होता है, वो आता है। चलिए, ये से प्रश्न भी बन जाते हैं। तो हमको दिमाग में क्या रखना है? हमको दिमाग में रखना है कि भैया पहले मौर्य काल आया, मौर्य काल में हमारे मेगास्थनीज भैया आए थे, फिर गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायन आया था, फिर हर्षवर्धन आता है तो हर्षवर्धन के समय ये आया था। तो इस तरीके से आपको लगाना है। हमारा आ जाता है कि भाई आप ये सूची 1 को 2 से मिलाइए। तो देखो, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, देवताओं को प्रिय। ठीक है, तो सी डी का डी और सी का 1, तो यहीं से उत्तर आ जाता है। और ए का रहेगा हमारा सेंड्रोकोटस, और बिंदु सात्रो अमित्र घात भी इसको कहा जाता है, सिंहसेन भी इसका नाम है। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था ये बताइए। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने उसी के सेनापति ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। आ जाता है हमारा कि भाई अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसे प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल की थी, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। अंतिम शुंग राजा जो देवभूति था, उसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्व ने की थी। बिल्कुल की थी। आंध्र के कण्व राजवंश, जो ये वासुदेव कन्व है, इसने कण्व राजवंश की स्थापना करी। तो उसमें जो अंतिम शासक है उसको पदवंचित कर दिया गया। तो तीनों बातें बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हम लोग अभी ये चीज हमने अभी क्यों नहीं पढ़ी इस पार्ट में, क्योंकि हम लोग जो है आगे चल के मौर्य उत्तर काल में इन चीजों को, तीनों वंशों को पढ़ने वाले हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा, जिनका नाम था, अपने आंध्र जातीय भृत्य शिमुख के द्वारा मार डाला गया। इस पे हम लोग लगाएंगे ये, क्योंकि हमको आगे चल के इसको पढ़ना भी है। और अगर आप अभी भी लिखोगे तो कैसा लिखना है? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ हत्या पुष्यमित्र शुंग की हत्या किसने करी, वो लिखेंगे हम। फिर वापस से अंतिम शासक और उसका कन्व करके हमको लिखना है। ठीक है, मौर्य काल में प्रणयम था। अब हम पढ़ के आए हैं प्रणयम यानी क्या था। तो प्रणयम एक आपातकालीन कर हुआ करता था। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा। जिन लोगों ने पहले सिनॉप्सिस में नहीं लिखा वो लोग इसको लिखिएगा। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की ओर ध्यान दिया था? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने क्या करा था जल संसाधन की ओर? तो हमको अशोक का तो सबको पता है कि भाई अशोक ने क्या किया था, जो है बहुत सारे सरोवरों का निर्माण कराया था। तो इसके अलावा जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने भी इस पे काम किया था।
ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक के समय पर तुषास्प ने तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इससे नहरें निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। शक शासक रुद्रदामन के सौराष्ट्र के गवर्नर सुविशाग ने इस झील के बांध की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद 150 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय इसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इस झील का पुनः पुनरुद्धार करवाया था। अब इसमें मुझे कुछ भी समझाने वाली चीज नहीं लगी, तो मैंने इसको पढ़ दिया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था, वो हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले जल की व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। इसका अशोक गलती से भी मत लगा देना। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि जो सुदर्शन झील है उसके संदर्भ में किया गया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो यही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत जरूरी है ये। चलिए, तो मैंने आपसे आज का प्रश्न क्या पूछा था, आप उसका उत्तर जरूर देंगे। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से हाँ, मैंने ये प्रश्न ये पूछा था कि कौन दादा बेटा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था मौर्य काल में। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके बाद फिर ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये गलत जवाब है। देखो, ये चीज हमने ऊपर नहीं पढ़ी है, हम अभी पढ़ लेते हैं कि बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमश ऋषि गुफा में मोकरी शासक अनंत वर्मा का लेख है। चलिए, सॉरी, मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं होने के कारण मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोल पा रही हूँ। तो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी की जो पहाड़ी है, नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं, तो बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं। देखो, नागार्जुन में कितनी पहाड़ियां हैं? 3 गुफाएं। तो 3 गुफाएं नागार्जुन पहाड़ी पर और 4 गुफाएं बराबर की पहाड़ी पर है। ठीक है, जिनमें से कुल 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। चौथी गुफा लोमश ऋषि गुफा में मोकरी शासक अनंत वर्मा का लेख है तथा प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। जरूरी चीजें थी, हमने पढ़ ली। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मौर्यकालीन जो मूर्तियां हैं, मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई, ये भी हमने नहीं पढ़ा था। तो ये परखम नामक एक जगह है, वहां से प्राप्त हुई है। पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार इसको कि मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो लोथल जो है एंटी एंड डाकयार्ड है। हाँ, यहाँ पे डाकयार्ड तो है। ठीक है, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। ठीक है, राजगिरी सरमन ऑफ बुद्ध हुआ था। सरमन यानी जो उन्होंने पहला भाषण दिया था। राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ग्रेट साइट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो ये मुझे 1 2 4 सही लग रहे हैं। इसका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोयन कैपिटल ऑफ अशोका मैंने अभी नहीं पढ़ा कहीं भी, इसलिए। लोथल एंसिएंट डॉकयार्ड जो है, डॉकयार्ड यानी वहां पर जो है पोतवाहन का काम होता था, मतलब पोत वहां लगते थे, नौवहन का काम हुआ करता था। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ग्रेट साइट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, लोयन कैपिटल ऑफ अशोका युग्म गलत है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, विशाल दत्त के प्राचीन भारतीय नाम मुद्रा राशि की विषय वस्तु है। प्राचीन हिंदू जनशक्तियों के देवताओं और राक्षसों के भी संघर्ष के बारे में है, ये बिल्कुल सही है। एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में है ये। ठीक है,
दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है। नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में ही है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो है डॉक्टर केपी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों का वर्णन किया गया है। तो फाइनली आखिरकार इतने दिनों में हमारा मौर्य काल कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। तो ये हालांकि ये वीडियो तो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें से शुरुआत कर देती हूँ और कल हम फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, किया था तक। चलिए, तो मौर्योत्तर काल हमारा शुरू हो रहा है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत जरूरी अभिलेख है भैया। गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ। हम सभी को तो ये बात पहले से पता है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। मतलब संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का सबसे पुराना अभिलेख हमने सिनॉप्सिस में भी लिख लिया है, मौर्य काल में भी हमने पढ़ा था। तो इसका उत्तर हमारा आएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि सबसे पुराना यही है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। ये बात हम पढ़ के आए हैं। कुजुल कटफिशस ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर धर्मथिदस और धर्मथित धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। तो ये किसके सिक्कों पर उत्कीर्ण है कि धर्मथित और धर्मथिदस ये किसके सिक्कों में उत्खनित है? तो ये कुजुल कटफिशस के सिक्कों में उत्खनित है। सर्वप्रथम विम कटफिशस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई। ये देखो, कुजुल कटफिशस के बाद में विम कटफिशस आता है, तो इसके समय में भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हो जाती है। विम कटफिशस ने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है। सोने और तांबे के सिक्के कौन चला रहा है? विम कटफिशस हमारा चला रहा है। शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है। ओके, महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। चलिए, तो इसमें जरूरी चीजें क्या है? पहला तो रुद्रदामन का अभिलेख हम पढ़ के आए हैं पहले ही। कुजुल कटफिशस ने पश्चिम उत्तर भारत पर अधिकार किया, लेकिन भारत में जो है कुषाण सत्ता विम तो देखो प्रश्न ये बनेगा, कुषाण का जो कुषाण वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिशस था। लेकिन भारत में कुषाणों की सत्ता किसने स्थापित करी? तो विम कटफिशस ने स्थापित करी। तांबे के सिक्के किसने जारी किए? कुजुल कटफिशस ने करे। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो विम कटफिशस ने करा, क्योंकि विम से कपड़े धोने से अच्छे स्वर्ण जैसे चमकने लग जाते हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है। और महेश्वर नामक उपाधि किसने धारण करी? हमारे विम कटफिशस ने ही की। ओके। तो उत्तर पश्चिम भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इसमें इनके नियमित तथा पूर्ण रूपेण से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासक को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया। एक मिनट रुकिएगा, इतना बड़ा है ये, यहाँ तक है ना। चलो, ये इतना पूरा कंप्लीट कर देते हैं ताकि कुषाण हमारा कंप्लीट हो जाए। कुषाण शासकों में विम कटफिशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता है। अब देखो, 3 प्रश्न बनते हैं सोने के सिक्के से। पहला ये कि भैया सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? तो सबसे सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? हिंद यवनों ने चलवाए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? तो विम कटफिशस यानी कुषाण शासकों ने चलवाए थे। सबसे अत्यधिक संख्या में किस शासक ने के शासन काल में सोने के सिक्के बनाए गए? तो गुप्त काल में। मतलब सबसे पहले हिंदू यवन ने, लेकिन वो शुद्ध नहीं थे, शुद्ध कुषाणों ने चलाए और सबसे ज्यादा गुप्तों ने चलाए। चलिए, हमारा ये कंप्लीट होता है आज की वीडियो में इतना ही। और कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।